हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में अरिहंत बुक एमसीक्यू का जो पॉलिटी का स्टार्ट हुआ है सीरीज, उसमें चैप्टर 2 को देखेंगे। पॉलिटी का चैप्टर 2 है भारतीय संविधान का निर्माण, जो अरिहंत बुक का एमसीक्यू बुक है। तो पहले इसमें फर्स्ट चैप्टर हो गया है। आप अगर फर्स्ट चैप्टर को नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करें और फिर नेक्स्ट चैप्टर भी ये कर सकते हैं। चलिए तो पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण इस चैप्टर का नाम है। इसको देखिए, इसको 3 पार्ट्स में पहले देखते हैं। संविधान एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, स्वरूप एवं कार्यविधि, उद्देश्य, प्रस्ताव एवं संविधान सभा की मुख्य समितियाँ। परिचय, पहले परिचय देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, ये रिवीजन पॉइंट्स में की पॉइंट्स दिया हुआ है, रिवीजन करने हैं। तो देखिए, सर्वोच्च कानून। परिचय क्या है? सर्वोच्च कानून है जो भविष्य के सभी कानूनों का मार्गदर्शन करता है। ये संविधान का परिचय दिया है कि संविधान क्या है। तो सर्वोच्च कानून है जो भविष्य के सभी कानूनों का मार्गदर्शन करता है एवं लोगों और सरकारों के बीच संबंध निर्धारित करता है। संविधान की आवश्यकताएं क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो संविधान राष्ट्रीय विचारों एवं आकांक्षाओं को परिभाषित करता है। संविधान जो है राष्ट्रीय विचारों एवं आकांक्षाओं को परिभाषित करता है। राजनीतिक व्यवस्था एवं सरकारी अंगों की भूमिकाएं निर्दिष्ट करता है। सरकारी प्राधिकार के दुरुपयोग की जांच करता है। विभिन्न समाजों में समन्वय एवं क्षय को बढ़ाता है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हमारे संविधान के कार्य हैं। क्या क्या है फिर से देखते हैं। तो राष्ट्रीय विचारों एवं आकांक्षाओं को परिभाषित करता है। राजनीतिक व्यवस्था एवं सरकारी अंगों की भूमिकाएं निर्दिष्ट करता है। प्राधिकार के दुरुपयोग की जांच करता है। समाजों में समन्वय एवं क्षय को बढ़ाता है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। तो ये सारे संविधान के कार्य हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमारे देश के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखते हैं। आज़ादी से पहले भारत के मौलिक कानून ब्रिटिश कानूनों द्वारा शासित होते थे। जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश के हाथों में था, तो आज़ादी तो उस टाइम क्या था, भारत के जो मौलिक कानून थे वो ब्रिटिश कानूनों द्वारा शासित होते थे, क्योंकि हमारा जो देश है ब्रिटिश कानूनों के तहत ही चलता था, उसी का गुलाम था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन को भारत की स्वतंत्रता और संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए भेजा गया था। किसको? ब्रिटिश कैबिनेट मिशन को भारत की स्वतंत्रता और संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए भेजा गया था। संविधान का निर्माण एवं स्वरूप कार्यविधि। अब देखते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। देखिए, संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनी गई थी। संविधान सभा में जो सदस्य थे, संविधान निर्माता जो थे, उनको कैसे चुना गया था? तो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा चुनी गई थी। इसमें नेहरू, प्रसाद, पटेल प्रमुख नेता शामिल थे। सभी सभा में प्रांतों में 292 राज्यों से 93 और मुख्य आयुक्त प्रांतों के 3, बलूचिस्तान के 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 389 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए व्यापक बहस और विचार विमर्श के लिए समितियां बनाई गई थी। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एवं व्यापक रूप से बहस और विचार विमर्श करने के लिए समितियां का निर्माण किया गया था, समितियां बनाई गई थी। ये समितियां इस पर काम करती थी। संविधान सभा का स्वरूप कैसा था? देखते हैं संविधान सभा का स्वरूप। तो सदस्यों का चयन जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा में भारत के विभिन्न समुदायों तथा क्षेत्रों के सदस्य शामिल थे। ऐसा नहीं था कि कोई एक ही समुदाय से इसमें लोग शामिल हो। इसमें विभिन्न समुदायों के भले ही संविधान सभा में जो सदस्य थे वो सभी विभिन्न सदस्यों का तथा क्षेत्रों से सम्मिलित हुए थे।
संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। इसमें अनुसूचित जाति भी थे और अनुसूचित जनजाति भी थी। तो अनुसूचित जाति के 26 थे, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। इसके अतिरिक्त इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। अब है संविधान सभा की कार्यविधि। संविधान सभा का कार्य अधिक व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सभी अधिवेशन प्रेस प्रतिनिधियों तथा जनता के लिए खुले थे। जो भी अधिवेशन होता था उस अधिवेशन में प्रेस प्रतिनिधि तथा जनता के लिए खुला हुआ था। ये लोग जाया करते थे। लोगों को समाचार पत्रों में अपने दृष्टिकोण और विचारों को प्रकट करने की भी पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसने संविधान का मार्गदर्शन करने वाली आकांक्षाओं और सिद्धांतों को रेखांकित किया था। इसने संविधान का मार्गदर्शन करने वाली आकांक्षाओं और सिद्धांतों को रेखांकित किया था। प्रस्ताव में उल्लेखित सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित जो सिद्धांत है संविधान के प्रस्ताव में परिलक्षित होते हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें जो उल्लेखित सिद्धांत है वो संविधान की जो प्रस्तावना हमारे वर्तमान समय में है उसमें परिलक्षित होते हैं। 22 जनवरी 1956 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1956 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। सॉरी, यहाँ पे गलत दिया गया, 56 नहीं 1946 होगा, सॉरी 1947 होगा। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। संविधान बनाने की अवधि 2 साल 11 महीने 18 दिन थे। इतने टाइम में हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसमें 284 सदस्य, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया तो उसमें 284 सदस्य सम्मिलित थे और इन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा को अंकित किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है इस दिन को। संविधान सभा की मुख्य समितियां एवं आ रहे हैं देखते हैं संविधान सभा की मुख्य समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों का ही जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तीन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के डॉक्टर के.एम. मुंशी हैं। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघ शक्ति समिति एंड संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसे आप 1-2 बार देखें, याद हो जाएगा।
चलिए तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर जो MCQ है इसका, इस चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कार्यों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इस पे सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन है, समाज में न्यूनतम समन्वय व विश्वास, समाज में न्यूनतम समन्वय व विश्वास हेतु बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना, निर्णय लेने वाली संस्था को सुनिश्चित करना, नागरिकों एवं सरकार की सीमाएं सुनिश्चित करना, या सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। देखिए, जब आपने इस चैप्टर का नोट्स बुक पढ़ा होगा, जो कि इस प्लेलिस्ट में दिया गया है, अगर नहीं पढ़े हैं तो जा कर के देखें, उसमें संविधान के कार्यों के बारे में डिटेल्स दिया गया है। उसमें बताया गया है कि समाज में न्यूनतम, संविधान का जो कार्य है वो समाज में न्यूनतम समन्वय व विश्वास हेतु बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना, निर्णय लेने वाली संस्था को सुनिश्चित करना, नागरिकों एवं सरकार की सीमाएं सुनिश्चित करना। सरकार जो है आप पर बिना ऐसी कोई भी कानून बनाकर थोप नहीं सकती है जो कि आपके अधिकारों का उल्लंघन करता हो, आपकी आज़ादी को छीनता हो। और नागरिक भी किसी नागरिक के साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं जो उनकी आज़ादी को छीनता हो, उनकी स्वतंत्रता को बाहर करता हो। तो ये उनकी सीमाएं, संविधान जो है उनकी सीमाओं को सुनिश्चित करता है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये संविधान का कार्य नहीं है। ये लोगों की है कि लोग अपने देख करके, जब चुनाव होता है, अपने प्रतिनिधियों को देख करके, समझ करके अपने मतों के द्वारा उसे चुने। इस संविधान का कार्य नहीं है, तो ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट का आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एनालिसिस किया हुआ है, व्याख्या दिया है इस क्वेश्चन का, तो इसे भी देख लेते हैं। संविधान के कार्यों के संबंध में कथन डी सही नहीं है, जो कि मैंने बताया अभी, क्योंकि संविधान उन भी नियमों का लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर देश के शासन का संचालन होता है। इसके अंतर्गत सरकार के अंगों व जनता के अधिकार, कार्य एवं दायित्वों का वर्णन होता है। इस प्रकार संविधान अनेक कार्य करता है, जिनमें कुछ प्रमुख कार्य निम्न प्रकार। देखिए, यहाँ पर भी इस कार्य को दिया गया है। संविधान का पहला कार्य यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। नेक्स्ट है, संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। वह यह भी निर्धारित करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमाएं भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है, जिससे सरकार कभी उसका उल्लंघन न कर पाए। संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो ये हैं संविधान के कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधान में अलग अलग तरीकों की होती है। राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधान में अलग अलग तरीकों की होती है। भारतीय संविधान जातीयता, नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता देता है। संविधान राज्य को अधिकार प्रदान करता है कि वह समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप विधि निर्माण कर सके तथा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की शक्ति भी देता है। भारतीय संविधान का भाग 5 सरकार को सामाजिक हित में विधि निर्माण की शक्ति देता है। ये भी संविधान के बारे में है। तो ये यहाँ दिया है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें 2 कथन सही नहीं है। देखते हैं एनालिसिस के थ्रू।
देखिए, इसमें दिए गए कथनों में से केवल 2 कथन अर्थात 2 और 4 सही नहीं है। देखिए 2 में क्या दिया है, भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता देता है, तो जी नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 5 सरकार को सामाजिक हित में विधि निर्माण की शक्ति देता है, तो ये भी गलत है। इसका व्याख्या समझते हैं। क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। उदाहरण स्वरूप जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है। जर्मनी का जो निर्माण हुआ है वो जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ और जर्मनी के संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति भी दी। किंतु दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सरकार को सामाजिक हित में विधि बनाने की शक्ति देते हैं। वहाँ पे भाग 5 की बात की गई है, भाग 5 में नहीं दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है, जो से हम नीति निदेशक तत्व कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें सरकार को सामाजिक हित में विधि बनाने की शक्ति दिया गया है संविधान के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, विभिन्न देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का संविधान विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान के उदाहरण हैं। ये कह रहा है कि विभिन्न देशों में जो संविधान है वो इसलिए निष्प्रभावी हो जाते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर, जैसे कि हमारा संविधान में है कि वो समन्वय बना के रखता है, तो वही बात कर गई, 5 लोग अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका, देखिए भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जो है कह रहा है कि संविधान विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान के उदाहरण है और इन संविधानों को एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात बनाया गया है। तो ये दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखते हैं। विश्व के कई देशों में संविधान सफल व प्रभावी नहीं हो पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास देश के सभी वर्गों, समुदायों आदि को एक साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका आदि देशों के संविधान को विश्व का सफल संविधान माना जाता है क्योंकि इन देशों के संविधान का निर्माण एक व्यापक व सफल राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात किया गया और इन राष्ट्रीय आंदोलनों में समाज सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। इस प्रकार इन देशों के संविधानों को लोगों का व्यापक समर्थन मिला। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़ना है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का इसमें चुनाव कीजिए, ये कह रहा है। तो कथन ए में कह रहा है कि संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार सशक्त विधायिका के गठन का दृष्टिकोण था। औपनिवेशिक संस्थाओं के अध्ययन में संविधान निर्माताओं ने सीमित वोट के अधिकार को कमजोर विधायिका का एक महत्वपूर्ण कारक माना था। तो ये ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। और व्याख्या देखते हैं। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं तथा व्यवस्थाओं को समझने से नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तथा नए संगठनों में सुधार के लिए आवश्यक सुधारों को समझने में सहायता मिली। अंग्रेजों द्वारा सीमित मताधिकार ने
विधायिका की कमज़ोर प्रवृत्ति को बनाए रखा था। ये कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जो सीमित मताधिकार दिया गया था, उसने विधायिका की कमज़ोर प्रवृत्ति को बनाए रखा था। इसलिए जब नए संविधान सभा का निर्माण किया गया संविधान बनाने के लिए, तो सार्वभौमिक मताधिकार को शामिल करना राजनीतिक सशक्तिकरण का दृष्टिकोण माना गया। तो ये ऑप्शन सही है। विधायिका के सशक्तिकरण के उद्देश्य से ही संविधान सभा ने सार्वभौमिक मताधिकार को प्रारंभ से ही शामिल किया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिक कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। ये कह रहा है कि अधिक कठोर संविधान जो होता है वो परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान दे सकता है। अत्यधिक लचीला है। एक अच्छा संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखता है। देखिए यहाँ पे दोनों 1-2 गलत है और ऑप्शन 3 ही सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से ऑप्शन दे रहा है। हाँ, इसमें पूछा है कि कितने कथन सही नहीं है, तो इसमें एक कथन सही नहीं है। देखिए दिए गए कथनों में से केवल एक कथन अर्थात कि 2 सही नहीं है, क्योंकि संविधान की रूपरेखा बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन हो, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल सके। क्योंकि अधिक कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं और यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे सकेगा। अतएव एक अच्छा संविधान वही होता है जिसमें मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता तथा योग्यता हो। इसका ऑप्शन क्या था, देखते हैं फिर से। हाँ, तो ये दोनों गलत है। ये दोनों गलत हैं और ये सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन इस बात की धारणा को स्पष्ट करता है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से अधिक है। संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। ये कह रहा है कि संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं अधिक बड़े नेता थे। संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इनकी शक्तियाँ तथा सीमाएं क्या होंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये कह रहे हैं हाँ संसद से अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए संविधान की प्रामाणिकता संसद से अधिक है। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि संविधान द्वारा ही संसद के गठन की प्रक्रिया, उसकी शक्तियाँ तथा सीमाएं निर्धारित होती है, न कि संसद के द्वारा। संविधान द्वारा संसद के गठन की प्रक्रिया भी निर्धारित होती है, उसकी शक्तियाँ भी निर्धारित होती है तथा सीमाएं भी निर्धारित होती हैं। संविधान ही यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार या संसद द्वारा अपने नागरिकों के लिए बनाए जाने वाले कानूनों की सीमा निर्धारित करता है और संसद संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्माताओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान सभा में कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलों के लोग शामिल थे और संविधान सभा विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसका ऊपर कथन में से कितने सही हैं, तो ये इसमें तीनों ही कथन सही हैं। संविधान जो है विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है,
संविधान सभा में कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलों के लोग शामिल थे। संविधान सभा विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। देखिए, संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल थे। इसमें भारत के विभिन्न समुदाय जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, पारसी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों कांग्रेस, मुस्लिम लीग आदि दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। संपूर्ण भारत में राज्यों एवं प्रांतों के विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान सभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यद्यपि सार्वभौमिक मताधिकार तो नहीं था। सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया गया था। जी देखिए, जो भारत के संविधान का जो निर्माण किया संविधान सभा, उसमें जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर तो नहीं हुआ था, बट हाँ, उसमें सभी प्रतिनिधियों के सदस्य शामिल थे और संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। सभा के सदस्यों का जो चयन है वो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथन तथा कारण को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारतीय संविधान कथन में कह रहा है कि भारतीय संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार देश की शासन प्रणाली का क्रियान्वयन होता है। सही है। भारतीय संविधान के आधार पर ही देश के किसी कानून का निर्माण किया जाता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान के अनुकूल नहीं हो। सही है, दोनों ही कथन सही है। पहले भी नोट्सबुक में हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों कथन सही है। थोड़ा सा व्याख्या देख। भारतीय संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है। क्या है? कानूनी दस्तावेज है जिसके आधार पर सरकार के प्रमुख अंगों के कार्यक्षेत्र तथा नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है। कोई भी कानून संविधान के उपबंधों के आधार पर बनाया जाता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान के उपबंधों के अनुकूल न हो, संविधान का उल्लंघन करता हो। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण से संबंधित क्वेश्चन। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन को देखना है। इसमें से ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्नों के समाधान हेतु एक 3 सदस्यीय कैबिनेट भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने भारत के नए संविधान की रचना हेतु एक संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्वाचन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। ये तीनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने मार्च 1946 कब? मार्च 1946 में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। कौन? क्लेमेंट एटली। इसके लिए ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्नों के समाधान खोजने के लिए कैबिनेट मिशन के रूप में एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भारत भेजा। इसके सदस्यों में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। 16 मई 1946 को इस कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। एक अंतरिम सरकार की स्थापना करने की सिफारिश की और संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। इस मिशन की सिफारिशों के अनुसार संविधान सभा के निर्वाचन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत गठित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन ने। अभी एक और ऑप्शन है, संविधान सभा की पहली बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्षता करने का प्रस्ताव दिया। इसमें केवल एक कथन सही है, क्योंकि कथन एक सही पूछ रहा है कि कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है। देखिए, दिए गए कथनों में से केवल एक कथन ही सही है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारतीय शासन अधिनियम
1935 के अंतर्गत गठित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से कराया गया था। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। 1 और 3 सही नहीं है क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया, न कि प्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष तरीके से नहीं किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक का विषय अस्थायी अध्यक्ष पद का चयन था, जिसमें आचार्य JB कृपलानी द्वारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्षता स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया गया, न कि जवाहरलाल नेहरू को। तो देखिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होना चाहिए, JB कृपलानी होगा, क्योंकि इन्हीं के सिफारिश पर इन्होंने ही कहा था, प्रस्तावित किया था इनके लिए, सच्चिदानंद सिन्हा जी के लिए। तो वो गलत हो गया। 1 और 3 गलत हैं। निम्न कथन A तथा कारण R को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, संविधान सभा के निर्वाचन में सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया था। जी सही है ये। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा की सीटें दी गई थी। तो ये भी सही है, ए और दोनों कथन सही है। देखिए, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा की सीटें प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया था। निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से संविधान सभा के 292 सदस्य चुने थे। देशी रियासतों को संविधान सभा की न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। प्रत्येक प्रांत की सीटों को मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 समुदायों में बांटा गया था। ये भी कथन सही है। ये सभी कथन सही है। तो भारतीय संविधान, ये तीनों ही कथन सही है। देखते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। कितने? 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले 11 प्रांतों में से 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी के प्रांतों से व 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने थे। इस प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में विभाजित कर दिया गया था और प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाने थे। अपने समुदाय के, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि जो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि जो थे वो अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाने थे। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। तो यहाँ पे केवल 2 कथन जो है सही है और 1 कथन गलत है। यहाँ पे प्रथम अस्थायी नहीं अस्थायी होगा। देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में केवल 2 कथन अर्थात 1 और 3 सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यद्यपि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया और पृथक पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। संविधान सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोगों का अभाव था। संविधान सभा में कांग्रेस के कई ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। तो यहाँ पर केवल 1 कथन जो है वो सही नहीं है। देखते हैं, दिए गए कथनों में से केवल 1 कथन अर्थात 2 सही नहीं, क्योंकि सामाजिक रूप से संविधान सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सहित अनुसूचित जाति व जनजाति कानून के विद्वान और पेशेवर लोग शामिल थे। इसमें
ये कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न समुदाय के लोग इसमें सम्मिलित थे। ऐसा नहीं था कि कोई एक ही वर्ग या कोई और शामिल नहीं था, सभी समुदाय के लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये कह रहा है कि कथन 1 और 3 जो है वो सही है। संविधान सभा में कांग्रेस को 208 सीटें 199 सदस्य जो थे कांग्रेस के और 9 सदस्य कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार थे को प्राप्त हुई थी, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई और इसमें 8 स्वतंत्र सदस्य शामिल थे। इस प्रकार संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। ये कथन तो सही है। संविधान सभा में कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचार के लोग थे। इसमें कई ऐसे सदस्य थे जो किसी विशेष मुद्दे पर कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। निम्न में कौन से सदस्यों ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया? फ्रैंक एंथनी, डॉक्टर HP मोदी, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और जयपाल सिंह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा? सी, 1 और 2। फ्रैंक एंथनी और डॉक्टर HP मोदी, ये जो थे वो अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्ग जैसे कि एंग्लो इंडियन और पारसियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः फ्रैंक एंथनी जो थे वो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और डॉक्टर HP मोदी जो हैं वो पारसियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कानूनी विद्वान थे और जयपाल सिंह आदिवासी समुदाय से थे, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये कह रहा है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2 में कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई, तो ये गलत है। यहाँ पे एक सही है किंतु कथन 2 गलत है। देखते हैं व्याख्या। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने हेतु प्रतिवर्ष 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। भारत सरकार वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाती है। कब से? 2015 से। इसकी घोषणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को की थी। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका प्रमुख कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे और इस समिति का अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारूप समिति ने प्रत्येक अनुच्छेद पर कई दौर में चर्चाएं की। प्रारूप समिति ने 2000 से अधिक संशोधनों पर विचार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही कथन सही है। व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा का कार्य व्यवस्थित तथा सर्वसम्मति पर आधारित था। सबसे पहले बुनियादी सिद्धांतों पर सर्वसम्मति का प्रयास किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने एक प्रारूप तैयार किया गया। संविधान के इस प्रारूप की धाराओं पर चर्चा की गई। 2000 से अधिक संशोधनों के बाद इसे प्रभावी रूप दिया गया। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में पेश प्रस्तावों को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 14 खंडों में प्रकाशित किया गया है। भविष्य में संवैधानिक मुद्दों के क्लिष्ट विचारों को समझने में न्यायपालिका द्वारा इन दस्तावेजों का प्रयोग होता है। इसका आंसर है कथन 2। केवल 2 सही है, 1 गलत है।
देखो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को 14 खंडों में नहीं बल्कि 12 खंडों में प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित पुस्तक है जिसमें संविधान सभा में पेश प्रत्येक प्रस्तावों को रिकॉर्ड रूप में रखा गया है। इस रिकॉर्ड का प्रयोग न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या में किया जाता है। कथन एक सही नहीं है क्योंकि 12 खंडों में प्रकाशित किया गया है, 14 खंडों में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपराधियों को दंड देने का आधार प्रदान करता है। भारतीय संविधान सभा में शामिल सदस्यों का चयन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हुआ है। भारत का संविधान परामर्शदात्री समिति तथा प्रारूप समिति द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई भी ऐसा कथन नहीं है कि जो कि सही है। देखिए, तीनों गलत है। तो भारत का संविधान नागरिकों के बीच संबंधों का आधार प्रदान करता है, जबकि अपराधियों को दंड देने का आधार भारतीय दंड संहिता में निर्धारित है। भारतीय संविधान सभा में शामिल सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों तथा देशी रियासतों के मनोनीत सदस्यों द्वारा किया गया था। भारत का संविधान प्रारूप समिति द्वारा लिखा गया था जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसके अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में अपनाई गई प्रक्रिया के संदर्भ में विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, संविधान सभा ने विहित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य किया तथा सभी प्रस्तावों पर सहमति पूर्वक प्रक्रिया को अपनाया। प्रारूप समिति द्वारा संवैधानिक प्रावधानों पर एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा की बैठक कुल 197 दिनों तक चलनी थी। इस बैठक का विस्तार 2 वर्ष 9 महीने तथा 12 दिनों तक हुआ। तो ये तो वैसे ही गलत, सबको पता चल जाएगा। 12 दिनों नहीं, 18 दिनों तक था। इसका ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहा है कितने कथन सही हैं, तो इसमें 2 कथन सही है और 2 गलत है। व्याख्या देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के संदर्भ में केवल 2 कथन अर्थात 1 और 2 सही है और 3 और 4 गलत है। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया में विहित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य किया गया जिसमें प्रत्येक प्रस्तावों पर सहमतिपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया गया था। कुछ मूल सिद्धांतों को निर्धारित किया गया तथा उन पर आम सहमति से निर्णय लिया गया। इसके पश्चात प्रारूप समिति द्वारा इस पर प्रारूप बनाया गया था। कथन 3 और 4 सही नहीं है क्योंकि संविधान सभा की बैठक 166 दिनों तक चलनी थी जिसका विस्तार 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों तक किया गया था। संविधान सभा की बैठकों को प्रेस तथा लोगों के लिए खुला रखा गया था। ये लोग जाते थे, रिकॉर्ड करते थे, तो इन लोगों के लिए खुला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक इसको क्रम में देखना है। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक, इन्हें क्रम में सजाना है। तो फर्स्ट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए है 4-1-2-3। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946। इसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करना था जिसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके पश्चात भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए 4-1-2-3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं एक बार। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। प्रारूप समिति भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को किया गया। जैसा कि अभी हमने बताया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950, जिसे आज भी 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की 10 समितियाँ दी गई है और इनके अध्यक्षों का दिया गया है। देखते हैं कौन इसमें सही है। भाषा समिति, भाषा समिति का अध्यक्ष दे रहा है कि जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति मोत्री सत्यनारायण। अल्पसंख्यक समिति HC मुखर्जी। मौलिक अधिकार उप समिति का JB कृपलानी और मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें केवल 3 कथन ही सुमेलित है और 2 कथन सुमेलित नहीं है। इसको व्याख्या से देखते हैं। दिए गए युग्मों में से केवल 3 युग्म अर्थात 3, 4 और 5 सही है। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। इसे मैंने नोट्स में भी बताया हुआ है और रिवीजन में भी, क्विक रिवीजन में भी देखने को मिला स्टार्टिंग में ही। अगर नोट्स नहीं पढ़े हैं तो जाकर के नोट्स वाला वीडियो देख लें। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे तथा मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसलिए युग्म 1 और 2 सुमेलित नहीं है, क्योंकि भाषा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सेकेंड नंबर चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल के साथ बने रहें। इस पे कंप्लीट किया जाएगा अरिहंत बुक का नोट्स और MCQ दोनों भी। अभी थोड़ा लेट चल रहा है बट 2-3 दिन के अंदर से रेगुलर 5-6 वीडियो आएंगे। और इस मंथ में जो कहा था कि लुसेंट और अरिहंत का नोट्स बुक कंप्लीट कर दिया जाएगा तो कर दिया जाएगा, और अगस्त से टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।